डॉक्टर रोशन कुमार, मैं आपको सबसे पहले नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने इस तरह का प्रयास किया। आपकी कोशिश बहुत ही अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। राजकीय कृत बालिका उच्च विद्यालय दल सिंह सराय में रे मैम हैं मीरा कुमारी मैम। आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ में हमारे ये जो स्कूल है ये बहुत ही इतिहास है, धरोहर है दल सिंह सराय की। क्योंकि मुझे पता है इसी स्कूल से पढ़ के हज़ारों लाखों बेटियां आज अच्छे अच्छे मुकाम पर है, कार्य कर रही हैं, सरकारी अफसर हैं, दरोगा है, कई ऊंचे ऊंचे पद पे है यहाँ से पढ़ी हुई बेटियाँ, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंक में हैं, मैनेजर हैं। तो उन सब को हम सलाम करते हैं। इस स्कूल के जितने भी पद अधिकारी हैं, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापिका, सभी को हम लोग सल्यूट करते हैं। तो स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं अपने गेस्ट मीरा कुमारी जी को। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। मैम सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाखों दर्शक देख रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, परिचय साझा हो जाए दर्शकों से। मैं मीरा कुमारी है, मेरा मायके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर शाहपुर पगड़ा है। मैं अपने पिता का नाम बोल दूं, मेरे पिताजी अभी नहीं रहे, स्वर्गीय केदारनाथ झा मेरे पिता, माता का नाम स्वर्गीय तारा देवी। जिस समय मैं पढ़ना चाह रही थी उस समय बेटियां उस गांव से नहीं आती थी। मैं पहली लड़की हूं उस गांव की। बहुत संघर्ष करने के बाद मैं इस स्कूल में नाम लिखाई। सबसे पहले मेरा नामांकन मेरे पिताजी कितने शिक्षकों से पूछ करके कि कैसे मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, कैसे उसको पढ़ाया जाए। तो यहाँ बगल में ही राष्ट्रीय उच्च विद्यालय है, उसी स्कूल के शिक्षक श्री नंद किशोर बाबू, वो उनसे चूँकि वो हम लोग साथ रहा करते थे, मेरे पिताजी के साथ रहा करते थे, उन्होंने बताया कि मेरे स्कूल में नाम लिखा दीजिए। मैं 1974 में अष्टम वर्ग में नाम लिखवाई यहाँ राष्ट्रीय हाई स्कूल में। वहाँ चूँकि छात्राएं नहीं थी, टोटल ये बालक ही थे। मेरे पिताजी को दिक्कत होती थी, 3-4 लड़कियां आई, एडमिशन हुआ, कभी कोई आती कभी कोई नहीं आती। तो वहाँ से मेरे पिताजी अष्टम वर्ग के पश्चात ये नवम वर्ग में बालिका उच्च विद्यालय में नाम लिखवा दिए। नवम वर्ग में मैं यहाँ आई। उस समय 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। मैं यहाँ आई तो सही ढंग से पढ़ाई चल रही थी। उस समय अधिक शिक्षिकाएँ ही थीं और बाद में 2 मेल शिक्षक भी आए। तो मेरा उस समय था कि मैं पढ़ रही थी तो संस्कृत की शिक्षिका नहीं थी। उस समय की जो शिक्षिका थी श्रीमती इंदु पोद्दार, हिंदी की थी। तो बहुत मुझे प्यार करती थी, तो बार बार मुझे क्लास में बुला करके कि पंडित जी है, मीरा है, ऐसे करके बुलाती और मैं आकर के बोर्ड पर मैं बताती। और मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और मैं काफ़ी मेहनत करने लगी। यहाँ तक कि मैं जो व्याकरण की किताबें जो थी मैं रट डाली। पढ़ने लगता था कि मैं क्या बता दूँ,
कहाँ से पूछ देंगी मैम, इसलिए मैं पूरी किताब ही पढ़ ली। हाँ, मैं किताब ही पढ़ लिया करती थी और कहीं से अब प्रश्न कुछ जो पूछा जाए मैं सब तो जानती थी, बस सबको बताया करती थी। उसी समय एग्ज़ाम हुआ, दूसरे स्कूल के शिक्षक कॉपी जांचे और मुझे 85.5 नंबर आया अरे वाह। संस्कृत में। तो मेरी हेड मैम थी श्रीमती उर्मिला चौधरी, और तो उन सबको मेरे क्लास में आकर के सारी छात्राओं को मेरी कॉपी दिखाने लगी कि देखो कि कैसे लिखी है, इतना नंबर आया सारा का सारा। मेरे तो मैं और आगे बढ़ूँ ऐसा होता गया। और ऐसा हुआ कि मेरी जो शिक्षिका थी इंदु पोदार, उन्होंने कहा कि तुम संस्कृत ऑनर्स कर डालो, संस्कृत ऑनर्स करके इसी स्कूल में आ जाओ। मेरे मन में बात बैठ गई और मैं संस्कृत ऑनर्स कर ली। उस समय आरबी कॉलेज में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती थी, मुझे काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के आश नारायण शर्मा जी जो वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे मदद किया और क्वेश्चन वगैरह जहाँ तहाँ से मंगवा करके मैं प्रथम आई। उस समय 6 या 7 प्रथम आने वाले स्टूडेंट में मैं एक थी पूरे जिले में? नहीं, उस कॉलेज में, आरबी कॉलेज में। तो फिर ग्रेजुएशन में मैं इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों का दबाव हुआ। मैं एलएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही थी, इंग्लिश में इंग्लिश ऑनर्स लेना चाह रही थी। उन लोगों का दबाव था कि नहीं, अच्छी लड़की हो तो इसी कॉलेज में पढ़ो, तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ोगी, संस्कृत ही ऑनर्स रखो। और मैं संस्कृत ऑनर्स लेकर के पढ़ी और मुझे फिर प्रथम स्थान मिला। और उसी समय मैं सब बीएड कर ली यहाँ समस्तीपुर बीएड कॉलेज से। बीएड करते करते ही मैं उसी क्रम में मैं स्वतंत्र रूप से ये परमिशन ले ली और मैंने पीजी कर लिया। और पीजी का 2 पेपर का एग्ज़ाम बाकी था, मेरी ज्वाइनिंग हो गई बछवाड़ा हाई स्कूल में। और बछवाड़ा हाई स्कूल में मैं ये 88 से 95 तक वहाँ रही। और यहाँ 96 में 8 जनवरी 96 को मैं यहाँ आई बालिका उच्च विद्यालय। तो 96 से लेके यहाँ अभी तक इस विद्यालय में लगभग 25 वर्ष के आसपास हो गए हैं। तो मैम, मैं अवश्य दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके हाथ के पढ़ी हुई लड़की आज बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है। तो आपको कैसा महसूस होता? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और जहाँ भी मेरी छात्राएं मुझसे मिलती हैं, जैसे बैंक में, यहाँ सेंट्रल बैंक में थी, स्टेट बैंक में थी, और वो सब अभी मैनेजर है। उसके बाद सीडीपीओ बनी अभी फ़िलहाल में ही, रंजिता कुमारी। उसके बाद ये कितनी इंजीनियर हैं, डॉक्टर भी है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और मैं इस विद्यालय से इस तरह जुड़ चुकी हूँ, चूँकि मैं यहाँ की स्टूडेंट रही, यहाँ मैं टीचर भी रही। यहाँ ये भी कि मैंने बीएड का लेसन भी यहीं दिया, बीएड का लेसन। उस समय मेरी छात्राएं इतनी खुश थी, वही सब कह रही थी मैम यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। तो मैं फिर आ भी गई यहाँ। और इस विद्यालय को मैं चाहती हूँ कि अच्छा से अच्छा बन जाए। और यहाँ की जितनी छात्राएं हैं उनके प्रति मैंने एकदम बेटी जैसा भाव है। और हमेशा मैं सोचती रहती हूँ कि कहाँ से क्या उपाय करूँ कि मेरा विद्यालय आगे से आगे जाए। बिल्कुल जी मैम, एक सवाल ये है, आज जब इतनी उत्सुकता थी आप में, पढ़ने की ललक थी, पढ़ाने की भी, तो पहली तनख्वाह मिली होगी उस टाइम में, पता नहीं कितना तनख्वाह होगा। हाँ। तो आपको कैसा महसूस हुआ था पहली सैलरी जब हाथ में आई थी, कितना रुपया? और 1200 कुछ रुपये याद नहीं है। पहला सैलरी मतलब 1200 रुपये सरकारी जॉब की थी। तो मतलब उस टाइम में ज़रूर आपके पापा या मम्मी सब घर में खुश होंगे। हाँ हाँ, सारे खुश थे। मेरे परिवार में मैं बहुत आगे बढ़ना चाह रही थी। मेरे परिवार में मेरे पति अकेले भाई में थे, और उनकी माँ जब बचपन में ही उनकी माँ विदा हो गई थी, तो मेरे ससुर थे और कोई था नहीं। और मेरी माँ मेरे साथ कितने दिनों तक रह पाती, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़कर
बस हाई स्कूल में ही रह गई। मेरी इच्छा थी कि मैं एमएड करूं, कॉलेज में जाऊं, और सब लोग कह भी रहे थे कि हाई स्कूल में ही क्या रहोगे, हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन मेरी शादी मैट्रिक में ही हो गई। और मैट्रिक में होने के बाद इंटर में मेरा एक बड़ा पुत्र हुआ। मैं फिर भी इंटर में प्रथम आई, और ग्रेजुएशन में भी, बीएड में भी। और मेरे तीनों, एक ज्वाइनिंग के बाद मेरी पुत्री हुई रीचा, और उसके बाद उसका लालन पालन मुझे अकेले करना पड़ गया। तब तक 2 बच्चे मेरे माता पिता के देख रेख में 2 बच्चे पला गए। तो यही तो है। रीचा जी अभी कहाँ हैं? अभी मेरे दामाद जो है यूनियन बैंक में सिंगरौली में मैनेजर हैं। हाँ, तो अब मेरी बेटी भी तैयारी कर रही थी इसी के, बैंकिंग की। लेकिन परिवार में ये हुआ कि हाँ, होती है शादी के बाद घर की जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। अच्छा मैम, अब मैं बात करूँ इस स्कूल की। कई छात्राएं हैं जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कई छात्राएं के मजबूरी बस उनके माता पिता 10वीं या 12th करा के शादी करा देती हैं। उन माता पिता को आप क्या संदेश देंगी जो बेटियां को कहीं ना कहीं आगे की हायर एजुकेशन के लिए रोकते हैं? खास करके गार्जियन चाहते ही हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं कि चाहते हैं जो पढ़ने वाली है उसको आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। और मैं हमेशा बच्चियों क्लास में जाती हूँ तो मैं सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही नहीं, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसको कितना आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें, कुछ जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं उनके बारे में भी मैं कहती हूँ कि देखो कैसे आगे बढ़ी हो, और तुम लोगों को भी बहुत आगे बढ़ना है। और काफ़ी खुश होती हैं हमारी छात्राएं। लेकिन दुख की बात है कि हमारे विद्यालय में खेल में भी हर क्षेत्र में, नृत्य कहिए, गायन कहिए, चित्रांकन कहिए, हर क्षेत्र में मेरी छात्राएं सो आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ी भी हैं। अभी ये आप देख रहे हैं कि ये प्राइज वगैरह देख रहे हैं, मेरी छात्राएं सो इतना की हैं, मुझे गर्व भी होता है। और लेकिन खेल में भी आगे बढ़ना चाहती हैं, प्लेग्राउंड नहीं है जिसके कारण सो मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। और बच्चियां कैसे खेलेंगी, इसको हम कैसे देख पाएँ, नहीं देख पाते हैं हम लोग, और जिसके कारण खेल में हम आगे नहीं बढ़ा पाते। हाँ, पीछे चाहती भी है लेकिन सो आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है। मैम, कोई भी संस्थान या शिक्षण संस्थान हो या प्रशिक्षण संस्थान हो, उनमें ना टीम का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपके सहयोगी अध्यापिका जी का बात करूं, अध्यापक का बात करूं, तो मैं चाहता हूं आप अपने टीम के बारे में कुछ करें। हमारे सभी शिक्षक अच्छे हैं, सभी सहयोग करते हैं। खास करके हमारे ये बैचमेट भी रहे और मेरे साथ काम भी कर रहे हैं। अंजनी कुमार द्विवेदी हमारे बड़े शिक्षक भी हैं, तो उनका काफ़ी सहयोग मुझे मिलता रहा है और भाई की तरह मेरे साथ रहे हैं। और भी हैं श्रीमती पूजा कुमारी, पिंकी कुमारी, जितेंद्र कुमार सिन्हा, ये सारे काफ़ी सहयोग करते हैं और अकेले तो संभव नहीं है, सबों के सहयोग से मेरा विद्यालय आगे बढ़ रहा है। मैम, मैं चाहता हूँ, जब कोरोना काल एक मुश्किल की घड़ी थी, उस टाइम में स्कूल बंद थे, तो आप क्योंकि आप यहाँ की बेटियों की तरह मानते हैं बच्चों को, और एक माँ से बच्चे को दूर कर जाना कहीं न कहीं बहुत कष्टदायक है, तो आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे उस मुश्किल घड़ी? मुश्किल घड़ी में वो था ना, डीडी बिहार से क्लास चलता था, और मैं जिन जिन क्षेत्र, मैंने जैसे कोई खेल में, कोई नृत्य में, चित्र में, चित्रांकन में वगैरह में जो जो आगे बढ़ने वाली छात्राएं होती हैं, सबका मैं लिस्ट रखती हूँ और सबका मोबाइल नंबर रखती हूँ।
तो कोरोना काल में जब घर में बैठी थी तो उन लोगों से मैं मोबाइल के द्वारा संपर्क में रहती थी और उन लोगों को मैं बताती थी, उनके गार्जियन से भी मैं बात करती थी कि इतने समय से क्लास है और तुम उसको देखो। मोबाइल पर भी अब सबके पास तो ये इन्वर्टर नहीं है, उस समय लाइन का भी अभाव रहा करता है, तो जो टीवी पर नहीं देख पाए मोबाइल से देखो तुम। तो ये सब मैं संपर्क में रहा करती थी उस समय। मैम यहाँ के जो अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, एग्ज़ाम अब शुरू होने वाली है, तो आप छात्र और छात्राओं को कैसे संदेश देंगे ताकि वो अपने परीक्षा में परिश्रमी जी तोड़ के मेहनत करे, अच्छे नंबर लाए? इसके लिए क्या करना चाहिए छात्र छात्राओं को? देखिए, एक तो मैं क्या बताऊँ, अभी फॉर्म जो भरा जाता है मैट्रिक बोर्ड का, वो टेस्ट एग्ज़ाम से पहले भरा जाता है। जब फॉर्म भरा जाता है तो मानसिकता बन जाती है कि अब तो स्कूल में फॉर्म भरा ही गया तो क्या करें, है ना। इसलिए बहुत सारे गार्जियन बच्चों को कोचिंग भेजना शुरू कर देते हैं। कोचिंग वाले समय पर उनको छोड़ नहीं पाते हैं, देर कर देते हैं। छात्राएं बहुत देर से आएंगी तो वो भी सही नहीं है। तो आती जो हैं तो मैं खुद अपने बारे में बताती हूँ कि देखो हम लोगों को कितने, मैं अपने बारे में बताई कि मैं 3 बजे उठ जाया करती थी पढ़ने के लिए और मुझे लगता ही नहीं था कि किस समय उठूँ किस समय सोऊं। तुम लोगों को भी चाहिए कि अन्यत्र तुम्हारा ध्यान नहीं जाए। पहले हमारे ज़माने में तो टीवी नहीं थी, आज तो टीवी सबसे अधिक समय बच्चों का मोबाइल टीवी कुछ नहीं थी उस टाइम। हाँ, उस समय तो हम एक रेडियो था तो मैं गाना भी नहीं सुनती थी कभी तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अधिक से अधिक समय तुम लोगों का लगे तो तुम सुबह उठा करो। वह ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। इसलिए तुम लोग सुबह उठो, पढ़ो, इधर उधर नहीं देखो, यही सब। और फिर सभी शिक्षकों से तुम गाइडलाइन लो कि कैसे पढ़ना चाहिए, यही। और मैम एग्ज़ाम के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय होता है, तो उस समय में जो बच्चों को किस तरीके से सारे सवाल करना चाहिए? कई बच्चे होते हैं जो पेपर को सवाल नहीं आते हैं उसी में उलझे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस 3 घंटे का जो समय होता है बहुत ही लाभदायक समय होता है, क्योंकि समय से कोई चीज़ नहीं होता है तो किसी भी वो काम की चीज़ नहीं रह जाती। जैसे अगर बच्चे 3 घंटा के अंदर पूर्ण रूप से सभी सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो वो कहीं न कहीं असफल हो जाएंगे। तो वो 3 घंटे में किस तरह से लिखना चाहिए? जितने ऑब्जेक्टिव हैं पहले उनको ये कर लेना है। जितने प्रश्न वो प्रश्नों को हल कर सकते हैं पहले हल करते जाना है ना। हाँ, जो आता है उसको पहले हल कर लेना है और बाद में जो नहीं आता है उस पर ध्यान लगाना है। फिर याद आ जाए कहीं उसको जो भी हो तो बाद में उतना ही ना छूटेगा, पहले जितना याद है उसको तो कर लेगी। यही कि पहले जो आ रहा है उसको करो, पहले सही ढंग से प्रश्नों को पहले पढ़ो समझो, उसके बाद लिखना शुरू करो और पहले ऑब्जेक्टिव कर डालो। बिल्कुल मैम। मैम लास्ट सवाल ये, जो मैम इतना दिन का सफ़र रहा और आप ज़रूर गीत संगीत में भी रुचि रखती होंगी, क्योंकि शिक्षिकाएं जो होती है रखती हैं, तो मैं चाहूँगा कोई आपका फेवरेट गीत जो प्रार्थना में या कभी आप गाती होंगी। मंगलाचरण के लिए, हर प्रोग्राम में मंगलाचरण के लिए ही मेरा चयन किया जाता था, तो मुझे लगता था कि हर बार, और सब लोग मुझे मंगलाचरण ही कहा करते थे, इसलिए कि सबसे पहले उसको शुरू करना था तो मैं किया करती थी। अब गाने का समय ही मेरा ख़त्म हो गया, अब मैं नहीं गाती हूँ, नहीं गा पाती हूँ। शुरू में मैं हारमोनियम बजाया करती थी, इंटर तक मेरा हारमोनियम चला। उसके बाद पढ़ाई में अधिक समय देना पड़ा तो मैं हारमोनियम बजाना छोड़ दी।
अब मंगलाचरण के श्लोक के लिए जो कहिए, श्लोक के लिए मैं हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल 2 लाइन हो जाए, क्योंकि बच्चियाँ देख रही, बेटियाँ देख रही, उनको भी अच्छा लगेगा देख के जो हमारी मैम आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि जो बैंक वाली अफसर है वो भी देखेंगे ये वीडियो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो दर्शकों, ये थी मीरा कुमारी मैम की कहानी संघर्ष से लेकर सफलता तक के। आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे होंगे उन्हें इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिली होगी। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप विजिट करें हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। उस पेज को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे भी सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे अलविदा कहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए जगह पे, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।